जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का न्यू टॉपिक है पौधों में पोषण। तो चलिए समझते हैं पौधों में पोषण के बारे में। टॉपिक है तुम लोगों का पौधों में पोषण। याद रखना, अब तुम सबका टॉपिक क्या स्टार्ट हो रहा है बताओ तो? पौधों में पोषण। तो चलो ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है, अब इसको समझना कि पौधों में पोषण का मतलब क्या होता है कि पेड़ पौधा का खाना पीना। ठीक है, पोषण का मतलब क्या होता है? खाना पीना करना। अब पौधा है तो पौधों में अब खाना पीना कैसे होता है? तो तुमको पता भी होगा कि पौधे में खाना पीना कैसे होता है। तब प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है कि रात में? दिन में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या चाहिए? सूर्य के प्रकाश चाहिए। तो सूर्य के प्रकाश दिन में ही ना होता है, तो इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में कि रात में। तो एक ऑब्जेक्टिव भी बना। तो चलो इसमें पहला टॉपिक तुमको क्या पढ़ना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। इसमें पहला टॉपिक क्या पढ़ना है बताओ तो? कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, यही तुमको पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है। समझ में आया? तो चलो समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। अब यही टॉपिक को हम क्वेश्चन बना दिए कि आज तक इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब थोड़ा सा समझना बढ़िया से। क्या है कि एक बार देखा गया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। क्या पूछा था बताओ तो? कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। फिर एक बार देखा गया कि यही बात को लिखा क्या कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो बात तो वही है ना कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं इसके बारे में, जवाब देना है। फिर कहा गया एक बार कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, वही पूछा जो ऊपर से पूछते आ रहा है, लेकिन एक लाइन बढ़ा दिया कि इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। देखो एक लाइन क्या बढ़ा दिया गया कि इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, जब क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो कुछ रासायनिक क्रिया होता है। रासायनिक क्रिया का मतलब कि क्या क्या उसमें पहले आया और उससे क्या बन के पेड़ पौधा में तैयार हुआ। तो जो जो कच्ची सामग्री आया वो पहले लिख देंगे, और तीर के बाद क्या लिखेंगे कि जो जो बना। तो यही होता है रासायनिक समीकरण। केमिस्ट्री में पढ़े भी हो और समझे भी हो कि कैसे होता है रासायनिक समीकरण, तो वही लिखना है। तो बताओ इसमें सबसे पहले क्या कहा जा रहा है? प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है। अगर सिर्फ इतना भी पूछे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, तो परिभाषा लिख देना। मन है तो समीकरण भी लिख दोगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा कि बच्चा को पूरा नॉलेज है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या लिया गया था, पेड़ पौधा क्या क्या लिया था और उसके उपरांत क्या क्या बनाया था। तो ये भी बढ़िया रहता है। और जब इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिख के जब ये कह देगा तो एकदम कंपलसरी है कि तुमको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं हम बढ़िया से कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे प्रकाश संश्लेषण, टॉपिक बना लेंगे, ठीक है, ब्लैक पेन से, और तब इसका हम आंसर करेंगे। क्या आंसर करेंगे? तो बहुत इजी हम बता रहे हैं क्या है इसका आंसर कि प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है, पौधा का अपना भोजन तैयार करना। तो देख लो हम अपना मन से वही लिखे हुए हैं कि जिस प्रक्रिया द्वारा कोई ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा पौधे क्या करता है, अपना भोजन तैयार करते हैं। याद रखना, पौधे अपना क्या तैयार करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बताओ उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जिस प्रक्रिया के द्वारा यानी जिस प्रोसेस के द्वारा पौधा, याद रखना ये जरूर लिखना कि पौधे, ठीक है, क्या लिखना, पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, अपना क्या तैयार करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समझ में आ गया? तो पहला बात जो पूछा गया मैंने वो बता दिया। अब इसके बाद पूछा गया कि इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो देख लो यहाँ रासायनिक समीकरण लिख के डैश कर देना, और नीचे से एक बढ़िया से लिखना
कि पेड़ पौधा, रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है कि पेड़ पौधा क्या क्या लिया होगा खाना बनाने के लिए, भोजन तैयार करने के लिए पेड़ पौधा क्या क्या लिया होगा, वही होता है रासायनिक समीकरण में। तब पहला नंबर में वही लिखेंगे कि पेड़ पौधा लिया क्या। तो देख लो, वो वायुमंडल से जो है ना CO2 लिया, ठीक है, और फिर जल लिया। अब बताओ, अब जल नीचे भूमि से क्या लिया, वो जल ले लिया, ये दोनों ले लिया, ठीक है। तो क्या किया कि इतना लेने के बाद पेड़ पौधा जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कहाँ खाना बनाता है बताओ तो? क्लोरोफिल में। अगर सूर्य का प्रकाश न रहेगा तो खाना तैयार होगा? इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है सूर्य का प्रकाश और नीचे लिखा हुआ है क्लोरोफिल, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कहाँ खाना तैयार कर रहा है? क्लोरोफिल में, ठीक है। तो जब ये क्रिया कर लेता है, जब CO2 वायुमंडल से ले लेता है, H2O भूमि से ले लेता है, और सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वह क्रिया करता है, तो क्या तैयार होता है? तो सबसे पहले C6H12O6, ये क्या है बताओ तो? ग्लूकोज तैयार करता है, यानी पेड़ पौधा का जो भोजन होता है वो ग्लूकोज के रूप में निकला। फिर जो है ना, उसके साथ साथ वह जल भी तैयार करता है, यानी H2O, और प्लस वो साथ में पता है कि जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो पेड़ पौधा जो है ऑक्सीजन भी छोड़ता है, यानी ऑक्सीजन को भी तैयार किया, तब ना ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो O2 मतलब क्या? ऑक्सीजन। अब तुमको मन में आ रहा है कि ये छौ छौ ये सब क्या लगा हुआ है, तो ये हो चुका है, संतुलित किया हुआ है। संतुलित का मतलब होता है कि तीर के इधर बगल जितना तत्व की संख्या है, क्या इधर भी उतना तत्व की संख्या है कि नहीं? तो इसीलिए ये यहाँ पर संतुलित किया गया। तो इसमें डायरेक्ट तुमको क्या करना है, सुन लो, सीधे याद करना ना, 6CO2, ठीक है। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वायुमंडल से 6 गो लेता है। याद करने की तरीका बता रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कै गो लेता है, और जल कै गो लेता है? तो 12 गो। जल के कितने अणु लिया जा रहा है यहाँ पर? तो 12 गो। ऐसे याद रखना, कार पहले लेता है, क्योंकि पेड़ पौधा का प्राण वायु कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कै गो लिया? 6 गो। ऑक्सीजन जल कितना लिया? तो बस ऐसे ही याद रखना कि 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड और 12 गो जल। तीर के निशान देना, ऊपर लिखना सूर्य के प्रकाश, इसका मतलब है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, और नीचे लिखना क्लोरोफिल, ठीक है। अब इधर तरफ कहना कि पेड़ पौधा जब भी क्रिया करता है तो पेड़ पौधा का भोजन तैयार होता है। तो क्या तैयार होता है? तो कहना ग्लूकोज तैयार होता है। तो C6H12O6। अब फिर देख लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, H2O। क्या लिखा हुआ है? H2O। मतलब कहना क्या कि जैसे इधर कारी 12 गो H2O लिया गया था, तब बन के इधर कारी हाफ हो गया, तो कितना हुआ? 6 गो H2O। अब प्लस पेड़ पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो ऑक्सीजन भी बनता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। तो ऑक्सीजन भी कै गो हो गया? 6 गो हो गया, ठीक है। जैसे इधर कहना कार्बन डाइऑक्साइड 6 गो लिया है, तो इधर ऑक्सीजन भी कै गो बन गया? 6 गो बन गया। चलो अब समझो यहाँ पर। अब तुमसे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा। एक बार देखा गया था कि सिर्फ तुमको, ठीक है, ये 2013 का क्वेश्चन है, 13 में हमने देखा था इस क्वेश्चन को, कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखे। याद रखना क्या पूछा है बताओ तो? कि प्रकाश संश्लेषण का, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसका सिर्फ समीकरण लिखना है। तो जो यहाँ पढ़ाए हैं वही क्या बताना है, यहाँ पर समीकरण बताना है। तो देख लो यहाँ पर समीकरण बताओ। तो हम क्या कहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेता है? 6 गो। जल कितना लिया जाता है? 12 गो, ठीक है। बस ऐसे याद रखना, 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है। इसके बाद तीर के निशान देंगे, अब इस पर वही लिखेंगे जो इसके उपस्थिति में जो काम क्रिया हो रहा है, यहाँ पर वही चीज़ यहाँ लिखाएगा। तो बताओ क्या है कि सूर्य के प्रकाश, दूसरा नंबर में क्या है? क्लोरोफिल, यानी ऊपर सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल। इसका मतलब क्या हुआ कि इसी की उपस्थिति में वो हो रहा है, ठीक है। ये दोनों क्रिया इसी की उपस्थिति में होता है। तो क्या बन के तैयार हुआ बताओ तो? C6H12O6, यानी ग्लूकोज, और प्लस 6H2O, ठीक है।
यानी कि 6 गो जल और +6 O2 मतलब कितना ऑक्सीजन बना, तो 6O2। तो बताओ ये चीज़ समझ में आ गया। तो ये है तुम्हारा रासायनिक समीकरण। तो इतना ही तुम अगर लिख दिया, 2 नंबर में पूछा भी जाता है कि बताइए प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखे, तो तुम इतना ही लिख दिया, तुम्हारा 2 नंबर लाइक हो गया। कभी कभी हो सकता है कि कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है, तो याद करके रखना बढ़िया से, हर चीज़ तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो बताओ इतना समझ में आया। अब तुम लोगों का फिर क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रकाश संश्लेषण जो तुम्हारा टॉपिक शुरू है, बताओ तो टॉपिक का नाम क्या है। प्रकाश संश्लेषण टॉपिक का नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण। तो समझना यहाँ प्रकाश संश्लेषण को कि अब देखा गया इस प्रकाश संश्लेषण टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन किया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका महत्व लिखे। ठीक है, यानी एक बार पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो इसका परिभाषा बताना है। और पेड़ पौधा में इसका क्या महत्व है, तो पेड़ पौधा में तो इसका बहुत महत्व है। अगर ये पेड़ पौधा में न होगा तो बताओ पेड़ पौधा खाना बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो इसलिए कहने का मतलब ये हुआ कि इसका तो बहुत महत्व है। तो चलो एक एक महत्व हम तुमको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पूछा प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो लिख देंगे प्रकाश संश्लेषण, लिख के डैश देंगे और इसके बारे में जवाब देंगे कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं। बताओ, अभी तुरंत बताया है ना कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना क्या तैयार करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आ गया। अब पूछा जा रहा है इसका क्या महत्व है, इसका महत्व को लिखना है। तो लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित महत्व है, चाहे प्रकाश संश्लेषण के क्या है, निम्नलिखित महत्व है। हम तो एगो महत्व इसका नहीं, बहुत ज़्यादा समझते हैं इसके महत्व को, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि प्रकाश संश्लेषण के निम्नलिखित महत्व हैं। ठीक है, तो चलो वो निम्नलिखित महत्व क्या है। तो सबसे पहला महत्व है कि यह पौधों को भोजन बनाने की क्षमता देता है। बताओ ये महत्व है कि नहीं इसका, कि प्रकाश संश्लेषण पौधों को भोजन बनाने की क्या देता है, क्षमता देता है। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा का पॉइंट क्या है, इससे वातावरण में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। बताओ प्रकाश संश्लेषण से ना ऑक्सीजन वातावरण में उत्पन्न होगा, क्योंकि तुमने प्रकाश संश्लेषण में देखा था कि लास्ट में क्या बन रहा है, बताओ तो ये ऑक्सीजन बन रहा है ना। तो इसीलिए प्रकाश संश्लेषण का ये भी महत्व हो सकता है कि इससे वातावरण में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है कि सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, देखो इसका महत्व प्रकाश संश्लेषण का क्या है कि सभी जीव प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट रूप में इसी पर निर्भर रहते हैं। बताओ कोई भी जीव है तो पेड़ पौधा पर निर्भर रहता है, तो इसलिए कहा जाता है कि कोई प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है तो कोई अप्रत्यक्ष रूप से क्या है। तो बताओ प्रकाश संश्लेषण का ये भी महत्व है कि सभी जीव जो है ना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। आ गया समझ में। अब अगला है इसका महत्व कि यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलित करता है। अब बताओ हम सब जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आज छोड़ते हैं क्या। तो ऐसे ही इंसान की तुमको पता ही है कि पृथ्वी पर जो है जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और भी है इधर उधर के वातावरण में अधिक मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका बैलेंस बनाकर कौन रख रहा है, पेड़ पौधा। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का एक महत्व ये भी है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या करता है, संतुलन करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पेड़ पौधा लेता है। ठीक है, इसका प्राण वायु है, ये पेड़ पौधा इसको लेता है, इसलिए कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधा जो है ना संतुलन यानी बैलेंस बना के रखता है। तो ये इसका महत्व है। फिर और महत्व है, 5वां नंबर महत्व बता रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्र, जिसको इकोसिस्टम कहते हैं, जो इस वातावरण में, इस पर्यावरण में पारिस्थितिक तंत्र जो बनल रहता है जिसको इकोसिस्टम कहते हैं, इसका भी वह क्या करता है,
तो संतुलन बनाए रखता है। इसका भी वह क्या करता है, संतुलन बना के रखता है। पारिस्थितिक तंत्र को भी संतुलन बना के रखता है ये पेड़ पौधा, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। तो समझ में आ गया कि प्रकाश संश्लेषण के कितने महत्व है। तो प्रकाश संश्लेषण के बहुत सारे महत्व हैं। क्या क्या महत्व है, तो 2-4-5 गो हम यहाँ बात बताए हैं, और महत्व हो सकता है, लेकिन इतना समझ में आया जो बताए से। चलो अब ये खत्म हो गया। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझो क्या है। ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आया हुआ है कि पौधों में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन बताओ तो, कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को सचित्र दर्शाइए। यानी कहता है यहाँ क्वेश्चन कि पौधों में, कथी में बताओ तो, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, यानी पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसकी प्रक्रिया को क्या बनाना है, सचित्र दर्शाइए। यानी सचित्र यानी चित्र के साथ बताना है। तब बताओ, पौधों में बताना है, तब बताइए। पौधा का एक क्या तोड़ लिए, पत्ती तोड़ लिए, और पत्ती से हमने यहाँ पर बनाया, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, पत्ती में होती है। तो समझना यहाँ पर बढ़िया से थोड़ा कि सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन कहा क्या कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या करना है, सचित्र दर्शाइए। यानी चित्र के साथ बताइए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या क्या बनता है, ये सब हमको इसमें क्या करना है, समझाना है और दिखाना है। तो चलो यहाँ पर बढ़िया से समझना तुम सब कि सबसे पहले हमने वो क्या बनाया, यहाँ पर बताओ तो, पत्ती। क्या बनाया है, पत्ती बनाया है। तो तुम सब भी एक बढ़िया सा क्या बना लेना, पत्ती बना लेना। एक बढ़िया सा क्या बनाना तुम सब बताओ तो, पत्ती बनाना। चलो क्या बना लिया बताओ तो, पत्ती पहले तुम सब एक बढ़िया सा बना लेना। और पत्ती बना लेने के बाद तुमको पता है कि प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है बताओ तो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो हमने एक यहाँ पर क्या बना लिया, सूर्य बना लिया। बताओ क्या बना लिया, सूर्य बना लिया। तो एक सूर्य भी बना लेना यहाँ पर। अब तुमको ये भी पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है पत्तियों में कहाँ होती है, क्लोरोफिल में, पता है कि नहीं। तो देख लो, यहाँ से सूर्य का प्रकाश आया, क्या, सौर ऊर्जा, ठीक है। यहाँ से सूर्य का प्रकाश आया, इस पत्ती पर पड़ा है, सौर ऊर्जा के रूप में आया। और कहाँ पड़ा बताओ तो, क्लोरोफिल। कहाँ पड़ा, क्लोरोफिल में। अब पता है कि क्लोरोफिल में पड़ा, पत्ती में ऑलरेडी हरित लवक होता है, और हरित लवक में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इस तो बताए हुए हैं। अब क्लोरोफिल है। अब इसके बाद हमको बताओ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बताना है ना। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या जल की जरूरत पड़ता है कि नहीं, पड़ता है, जल की जरूरत पड़ता है। तो बताओ, हम तुमको अभी प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण समझाए, कहे थे कि CO2 सबसे पहले लो, याद है। इसके बाद जल लेने के लिए कहे हैं ना। तो देखो यहाँ वायु से हम क्या किए, वायु से हमने क्या लिया, CO2 लिया। वायु से हमने क्या किया बताओ तो, CO2 लिया। अब हम बताओ, वायु से CO2 ले लिया, तो वायु से बताओ कहाँ प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, क्लोरोफिल में। तो क्लोरोफिल यहाँ पर है, ठीक है। वायु से यानी कि हमको वायुमंडल से, इस वायुमंडल, इस वातावरण से हमने क्या किया, CO2 लिया। इसके बाद फिर देखो यहाँ ध्यान से देखना कि मिट्टी से क्या है बताओ तो, मिट्टी से जड़ द्वारा अवशोषित किया क्या, जल। तो मिट्टी से जड़ द्वारा, मिट्टी से नीचे भूमि है, इसके मिट्टी से जड़ द्वारा हम क्या ले लिए, जल लिए। क्या लिए, जल लिए। तो देख लो यहाँ पर हमने तीर बना के दिखा भी दिया है कि हमने क्या ले लिया, जल ले लिया। तब बताओ क्या हुआ, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल में, और जल, ये सब ले लिए हम, ठीक है। पत्ती के अंदर हो गया ये काम। अब उसका स्थिरीकरण होगा, मतलब अब उसका जो है ना प्रक्रिया चलेगा, अभिक्रिया होगा, ठीक है। स्थिरीकरण का मतलब होता है कि अब उसमें जो है ना रासायनिक क्रिया होना शुरू हो गया, ठीक है। अभिक्रिया होना क्या हो गया, शुरू हो गया।
जैसा ही ये सब लेने के बाद इसमें स्थिरीकरण का काम शुरू होता है। स्थिरीकरण किसके किसके उपस्थिति में होता है तो पता है ना, सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो यहाँ लिख दिए हैं, वातावरण से क्या लिए, CO2, और मिट्टी से जड़ द्वारा अवशोषित क्या कर लिए, जल। तो हमने ये किया, स्थिरीकरण किया, तब बताओ क्या निर्माण होता है, ग्लूकोज निर्माण होता है। तो देखो ग्लूकोज निर्माण हुआ, इसके बाद ऑक्सीजन ना निर्माण होता है, तो ऑक्सीजन भी निर्माण होता है, थोड़ा मोड़ा जल के भी क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये सब चीज़ इसके अंदर में निर्माण हो गया। तो बताओ ये समझ में आया कैसे कैसे किए। तो यही तो हमको करना था कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बताइए। तो यही तो करना था कि हम एक पत्ती ले लेंगे, इधर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में ये प्रक्रिया होगा, वातावरण से CO2 ले लेंगे, मिट्टी के जड़ से द्वारा अवशोषित कर लेंगे जल को, स्थिरीकरण होगा पत्तियों के अंदर में। तो क्या बनेगा, तो ग्लूकोज बनेगा, और क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, जल भी बनता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो बनता है वो ऑक्सीजन क्या होता है, तो ये ऑक्सीजन वायु को मुक्त, यानी वायु में क्या हो गया, मुक्त हो गया, यानी वायु में मिल गया, यानी कि इस वातावरण में ऑक्सीजन को मुक्त कर दिया ये पत्ती। ठीक है, समझ में आया, वायु को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। समझ में आ गया। ये ग्लूकोज जो तुम सब देख रहा था, ये पौधे के विभिन्न भागों में, यानी हर भागों में ग्लूकोज को भेज दिया, क्योंकि एक भोजन है ना, पौधा का भोजन क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज को क्या किया, पौधों के विभिन्न भागों में भेज दिया। ऑक्सीजन को भी कहा कि तू भी चले जाओ, वायुमंडल में मुक्त हो जाओ। बस यही क्रिया तो लगातार होती रहती है, यही क्रिया लगातार क्या होता है, होती रहती है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। इसी कारण से हमको ऑक्सीजन का भी बैलेंस बना हुआ है, और पेड़ पौधा का अपना भोजन भी तैयार हो रहा है, और वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पहले बताए थे महत्व में कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी संतुलन बनल रहता है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, क्योंकि वो लेकर यहाँ काम करता है। आया समझ में। तो ये क्लियर बात समझ में आ गया, क्या करना है समझ में आया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या था कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को सचित्र दर्शा, ये चित्र के साथ बनाना है। तो तुमको क्या करना है कि इसके लिए एक पत्ती बनाना है। ठीक है, पत्ती बना लेना है। ठीक, समझो एक एक बात, एक एक स्टेप समझो कि क्या क्या करना है। सबसे पहले तुम क्या बना लेना, एक सुंदर सा पत्ती बना लेना, बड़ा सा बनाना, क्योंकि इसमें लिखना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद तुमको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो कौन प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर बताओ तो, एक सूर्य बना लिया। एक क्या बना लिया, सूर्य बना लिया। यहाँ पर बढ़िया सा एक सूर्य बना लेना। इससे तुम प्रकाश लाना कि चलो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, कहाँ पर गया, क्लोरोफिल में। ठीक है, अब क्लोरोफिल में पड़ गया, सूर्य की प्रकाश भी हो गया, तो दोनों की उपस्थिति में तो अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा। क्या क्या चाहिए करने के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, तब वायुमंडल से हमको CO2 चाहिए, तो मैंने CO2 लाया यहाँ पर। और मिट्टी से जल द्वारा अवशोषित क्या होगा बताओ तो, जल। तो ये सब वायुमंडल से CO2, जल और क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में इसका स्थिरीकरण हुआ। ठीक है, इसका प्रक्रिया शुरू हो गया। जब शुरू हुआ तो इसके अंदर में क्या बना, तो इसके अंदर में ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज बना और क्या बना बताओ तो, ऑक्सीजन भी बना, थोड़ा मोड़ा जल भी बनता है इसमें। ठीक है, तो चलो हम इतना बता दें, ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन बना। ग्लूकोज बना के पेड़ पौधा क्या करेगा, तो देख लो हम यहाँ बताए हैं कि ऐसे लेकर यहाँ बताए हैं कि ग्लूकोज जो है ना पौधे के विभिन्न भागों में कहेगा तुम चले जाओ। ठीक है, तो ऑक्सीजन को क्या करेगा, तो ये ऑक्सीजन को वायु को क्या करेगा, यानी वायु में मुक्त कर देगा कि तुम अब वायु में चले जाओ। यही क्रिया लगातार होता है। तो यही तो हमको बताना था। तो क्या अब एग्जाम में आएगा तो बना देगा कि नहीं, ये कोई भारी है। प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण याद रखना, वही चीज़ अंदर में भर सकते हो, वही चीज़ हो गया। पत्ती, सूर्य के प्रकाश, ये सब बढ़िया से बना उना के हर एक बात को, क्योंकि यहाँ दर्शाने के लिए भी कहा है, तो दर्शाने का मतलब है कि हर एक बात लिखना भी पड़ेगा कि कौन क्या है। ठीक है, तो बताओ, हमको तो नहीं लग रहा कि ये भारी है। तो क्लियर हो गया, समझ में आया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या है बताओ। तो टॉपिक कौन शुरू था, प्रकाश संश्लेषण था। प्रकाश संश्लेषण से जो भी तुमको इसके बारे में था हमने बता रहे हैं, और जो भी परीक्षा में आया हुआ है क्वेश्चन वो भी तुम्हारे सामने क्या है, हम बता रहे हैं, समझना बढ़िया से। ठीक है, अब है तुम्हारे सामने क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए।
अब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसको आपको संक्षेप में समझाना है। संक्षेप मतलब जानते हो, थोड़ा शॉर्ट में बताइए, संक्षेप में समझाइए, तो इसका मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए संक्षेप में समझाते हैं। तो संक्षेप में क्या समझाए, यही तो कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है। तो हमको इसमें समीकरण देना होगा। तो समीकरण देने से पहले थोड़ा मोड़ा प्रकाश संश्लेषण के बारे में बता दीजिए कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या लिखा, प्रकाश संश्लेषण। क्या लिखा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हमने लिख लिया। अब हमने क्या किया कि जिस प्रक्रिया के द्वारा प्रकाश संश्लेषण लिखा और प्रकाश संश्लेषण के बारे में बता रहे हैं, तो समझना क्या है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो ये सब तुमको पहले से पता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना क्या तैयार करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आ गया। अब चलो, कहा है कि इसकी प्रक्रिया को ही बताइए, यानी इसकी प्रोसेस बताइए। प्रक्रिया हिंदी में ना समझ में आएगा ना, तो इंग्लिश कर लेना। एकरा इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोसेस। ठीक है, तो इसकी प्रोसेस को हमको बताना है। तो प्रोसेस, तो इसका प्रोसेस मतलब क्या कि इसको बताना है कैसे कैसे करता है। तो ये वायुमंडल से क्या क्या लेता है बताओ तो, CO2 लेता है, जो यहाँ भी बताए हैं। इसके बाद बताओ जल भी तो लेता है। कहाँ से लेता है, बताए थे कि मिट्टी से जड़ द्वारा अवशोषित करता है जल। तो जल भी लिया। इसके बाद बताओ जल लेने के बाद क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, तो यहाँ भी देख रहा है ना, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, इसकी उपस्थिति में यह क्रिया किया। ठीक है, तो हम क्या बताए थे, क्या बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है, बताए थे जलो बनाता है, और क्या बनाता है, ऑक्सीजन। तो देखो ग्लूकोज यानी C6H12O6 प्लस 6CO2 क्या है, 6H2O प्लस 6O2 यानी जल भी बनाया और क्या बनाया, ऑक्सीजन भी बनाया। तो ऑक्सीजन बताओ इस प्रक्रिया में बाहर ना निकल जाता है, तो इसलिए कहते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, तो ऑक्सीजन बनता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में कितना बार आया हुआ है कि बताइए कि प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद का मतलब होता है बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बना, तो क्या बना, ऑक्सीजन बना। तो देखो लास्ट में ऑक्सीजन है, वो निकल जाता है। तो बताओ समझ में आया। तो हम रासायनिक समीकरण बता दिए। अब थोड़ा सा और इसके बारे में लिख सकते हो कि इस प्रक्रिया में हमने क्या क्या किया है, यानी जो हमने यहाँ पर बताया प्रकाश संश्लेषण में और जो हमने यहाँ रासायनिक समीकरण में किया है, इसको तुम हिंदी में लिख दो कि तूने में क्या क्या किया है। तो हमने इसी में यही किया है कि यह प्रक्रिया पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा होता है। बताओ यह प्रक्रिया कहाँ होता है, पत्तियों में। तो बताइए पत्ती है, सामने पत्ती है, क्लोरोफिल भी है, इसके उपस्थिति में नहीं प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यही बात तो इसमें भी लिखेंगे ना कि इस प्रक्रिया द्वारा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा होता है। ठीक है, फिर है कि बताओ इसमें तुमको और पता है ना कि क्लोरोफिल के साथ सूर्य के प्रकाश चाहिए। बिना सूर्य के प्रकाश से तो प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा। अगर होता तो रातों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता। तो बताओ तो रात में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है नहीं, का है क्योंकि सूर्य की प्रकाश रात में नहीं होता है। ठीक है, तो देख लो पहला प्रक्रिया समझ में आ गया कि क्लोरोफिल के होना एकदम आवश्यक है, तब ना प्रकाश संश्लेषण होगा। दूसरी बात है इसमें सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल की आवश्यकता होती है। बताओ यह सना है। तो बताओ यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं, सूर्य की प्रकाश है कि नहीं, जल है कि नहीं, इस सब की एकदम क्या होती है, आवश्यकता होती है, तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा। अब बताओ जिस पेड़ के नीचे काफ़ी दिनों तक एकदम सूखा हुआ है, तनको उसको नीचे भूमि में जड़ में भी पानी नहीं है, तो वो पेड़ एक दिन सूख जाता है। काहे सूख जाता है, क्योंकि उसको जल तो मिल ही नहीं पाता है, तो प्रकाश संश्लेषण कैसे करेगा। समझ में आया। तो सब चीज़ों की ज़रूरत है। फिर देखो इसके बाद जब ये कर लिया, इतना चीज़ की ज़रूरत ले लिया, तो बताओ स्थिरीकरण करेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू होगा। तो प्रक्रिया शुरू होता है तो उत्पाद के रूप में। बताओ तो उत्पाद मतलब इसका प्रोडक्ट, उत्पाद मतलब इसका प्रोडक्ट क्या बना। तो सबसे पहले इसका प्रोडक्ट क्या बना, ग्लूकोज बना। क्या बना बताओ तो, ग्लूकोज बना। ध्यान रखना क्या बना है बताओ तो, ग्लूकोज बना। ग्लूकोज मतलब इसका भोजन। क्या है सूत्र बताओ, परीक्षा में पूछेगा भी। तो सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 याद रहेगा। C6H12 क्या है, O6। तो बताओ समझ में आ गया।
और ऑक्सीजन भी बन रहा है, O2 भी बनाते हैं, बताओ ऑक्सीजन भी बनाता है ना, तो ऑक्सीजन भी क्या कर रहा है, बन रहा है। तो ये चीज़ हो गया। तब बताओ इसकी प्रक्रिया में नहीं सा काम हो रहा है। फिर बताओ यह पौधे के लिए, अगला पॉइंट लिखे, यह पौधे के लिए खाद्य निर्माण की प्रक्रिया बताओ। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तब पौधे का खाद्य निर्माण की क्या है, प्रक्रिया है। कहने का मतलब अगर तुमसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो कहना पौधा जो होता है ना, पेड़ पौधा, उसके लिए खाद्य निर्माण की क्या है, तो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इसी से पेड़ पौधा यानी प्रकाश संश्लेषण से ही पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं। तो बताओ समझ में आ गया इतना। तो बस तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन का आंसर जो है खत्म हो गया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। ये तुम्हारा क्या हो गया, पूरा खत्म। तो बताओ समझ में आया इतना। अब तुम्हारा सबका है अगला कि तुम सबको हर टॉपिक को पढ़ाते हुए और उससे जो ऑब्जेक्टिव निकल रहा है वो भी ऑब्जेक्टिव साथ साथ कराते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा मोस्ट VVI पॉइंट्स यानी कि ऑब्जेक्टिव बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब तुम्हारे लिए ऑब्जेक्टिव है तो हर बात को समझना बढ़िया से और ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो समझो क्या क्या तुम पढ़ा है वही चीज़ लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है कि हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। बताओ प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता किसमें होती है, तो हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण करने की क्या होती है, क्षमता होती है, ठीक है। कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते, देखो कुछ पौधे ऐसा है जिसको प्रकाश की कोई ज़रूरत नहीं है, वो प्रकाश संश्लेषण उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो ऐसा कौन है जो प्रकाश संश्लेषण इसके लिए प्रकाश मायने नहीं रखता है, तो कौन है, तो वो पौधा होगा मृतजीवी या परजीवी होगा। उस पौधा को कहेंगे मृतजीवी या क्या कहेंगे बताओ तो, परजीवी कहेंगे। समझ में आया, उसको मृतजीवी या क्या कहेंगे बताओ तो, परजीवी कहेंगे। समझ में आ रहा है। जैसे है तुम्हारे सबके सामने में, जैसे में क्या है कि गोबर का छत्ता, बताओ क्या है तुम्हारे सामने, गोबर का छत्ता। तो गोबर छत्ता जो होता है वो क्या होता है, तो मृतजीवी होता है। गोबर छत्ता क्या होता है बताओ तो, मृतजीवी होता है। गोबर का छत्ता हम दिखेबे किए थे, ठीक है, पिछला क्लास में तुम सबको दिखाए थे ना कैसा होता है, ठीक है। तो वो बताओ उसके लिए प्रकाश मायने रखता है, अगर उस पर प्रकाश पड़ेगा तो खराब हो जाएगा, करिया हो जाएगा, ठीक है, तो वो खराब भी हो जाएगा। तो गोबर छत्ता के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें प्रकाश की कोई मायने नहीं रखता। इसलिए गोबर का छत्ता क्या कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। लेकिन गोबर के छत्ता पौधे वाला प्रकार है, याद रखना। ये क्या है, तो कहेगा कुछ पौधे का नाम बताओ जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, तो कहना कुछ पौधे, तो गोबर के छत्ता तो पौधे ना है, वो प्रकाश संश्लेषण करता है, नहीं करता है। समझ में आ गया। कुछ ऐसे पौधे का नाम बताइए जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, तो वो क्या है, गोबर छत्ता। कुछ पौधे का नाम बताइए जो मृतजीवी है, तो बच्चा में कंफ्यूज रहता है कि मृतजीवी, तो मृतजीवी कौन है, तो बताओ गोबर का छत्ता। फिर देखो कुछ ऐसा भी पौधा है जो परजीवी भी कहलाते हैं, ये भी प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, इसके लिए कोई प्रकाश मायने नहीं रखता है। अब बताओ परजीवी है लेकिन वो पौधा ऐसा है जो क्या है, परजीवी। लेकिन तुम सब इतना दिन से पढ़ते आया है और एक को बात समझता है, पेड़ पौधा स्वपोषी होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। इतना ना समझा है। लेकिन देख लो कुछ बात ऐसा भी है पेड़ पौधा में, कुछ ऐसा भी पेड़ पौधा होता है जो परजीवी होते हैं, मृतजीवी होते हैं। तब परजीवी कौन होता है, जो दूसरे पर आश्रित होकर या तो अस्थायी रूप से और न तो अस्थायी रूप से अपना भोजन तैयार करते हैं, तो वो है कौन, परजीवी। यही ना होता है। तो कुछ पौधा में परजीवी में कौन है, तो अमरवेल का पौधा। क्या है बताओ तो, अमरवेल का पौधा। तो हम तुम सबको अमरवेल के पौधा जो है ना हम बता भी देंगे कि कैसा होता है, जब वीडियो चलेगा तो उस पर तुम देखना अमरवेल का पौधा कैसा होता है। तो ये क्या होते हैं, मृतजीवी होते हैं कि परजीवी होते हैं, ये परजीवी होते हैं। लेकिन है क्या, पौधा। तो बच्चा सिर्फ इतने कहता है कि पौधा क्या है, स्वपोषी है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। बात सही है, लेकिन कुछ पौधा ऐसा भी है जो स्वपोषी नहीं है, कुछ पौधा है जो मृतजीवी है, कुछ पौधा है जो परजीवी है। तब बताओ तो मृतजीवी वाला कौन पौधा है, गोबर का छत्ता। क्योंकि वो जो है मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए पर ही उगता है और उसी से अपना भोजन तैयार करता है।
ठीक है। और परजीवी क्या होते हैं, जो दूसरे पर रहकर अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो जैसे अमरबेल का पौधा अस्थायी रूप से वह पर छाए हुए रहता है, पेड़ पर पूरे तरह से क्या रहता है, छाया हुआ रहता है, उसी पर रहकर अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ये सब पौधा है जो परजीवी है। आ गया समझ में। तो चलो ये भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के लिए हम बनाए हैं पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट के समझो क्या है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट समझना क्या है, समझो। ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, ठीक है, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव समझ लो। ये इसको वन लाइनर ऑब्जेक्टिव कहते हैं। एक बार इसको तुम बढ़िया से समझ लोगे तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। और हम ये भी बताएंगे कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव इससे बनता है, समझो। तो समझना यहाँ पॉइंट क्या है कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। तो पूछेगा प्रकाश संश्लेषण एक कैसी अभिक्रिया होती है, तो कहना क्या कि प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, बताओ तो प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है। तो सीधे कहना प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए यह कैसी अभिक्रिया है, प्रकाशीय और रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि हमें रासायनिक काम होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, कैसे पूछा जाएगा और कैसे ऑब्जेक्टिव तुमको समझना है, याद रखना। समझ में आ गया। प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, तब प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा समझते हो, जो ऊपर से आती है ना ऊर्जा, उसको कहते हैं विकिरण ऊर्जा। अब प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो जो ऊपर से आती है विकिरण ऊर्जा, उसको किस ऊर्जा में बदल देता है, तब बताओ उसको किस ऊर्जा में बदल देता है। तो ऑब्जेक्टिव में कहा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलता है, तो कहना रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। समझ में आ रहा है ना। चलो अगला पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। यानी अब समझना बढ़िया से कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो बना भोजन होता है वो किस रूप में पेड़ पौधा में संचित होता है, तो ग्लूकोज के रूप में। ये तो बताए थे ही कि पेड़ पौधा का भोजन क्या होता है, ग्लूकोज। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। बताओ तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, याद रहेगा। ठीक है, यानी C6H12O6 याद रखना बढ़िया से। ठीक है, तो बताओ प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन किस रूप में संचित रहता है, तो ग्लूकोज के रूप में। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद, अब उपोत्पाद समझता ही है, इंग्लिश में कहे तो बाई प्रोडक्ट। बताओ तो उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो यही बात याद रखना है कि क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है, तब बताओ क्वेश्चन कहा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो कहना कि उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की समझना, यहाँ अगला पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, रात में नहीं। आ गया समझ में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है कि रात में, दिन में होती है, रात में नहीं। दिन में क्या है, क्योंकि विकिरण ऊर्जा रहेगा तब ना उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। तो क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट है समझना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अब बताओ इस वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन जो बना रहता है किस क्रिया द्वारा, तब बताओ तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। क्या क्वेश्चन किया जाएगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है किस क्रिया द्वारा, तो बताओ तो किस क्रिया द्वारा बना रहता है, तब प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन का क्या बना रहता है, संतुलन बना रहता है। समझ में आया। अब अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आदि से अंत, यानी कि शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। तो पहले बता चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, बताओ तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में। इसको हिंदी में बताओ तो क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, हरित लवक। क्या बोलते हैं, हरित लवक। इस
क्लोरोप्लास्ट में पर्णहरित होता है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। आया समझ में? तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आदि से अंत तक कहाँ होता है? तब क्लोरोप्लास्ट में होता है। समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग, इसको तो तुम बढ़िया से याद कर लो। पत्तियों को, यानी पेड़ पौधा में पत्ती होता है, उस पत्तियों को क्या कहते हैं? तब प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। एवं हरित लवक जो होता है, इस हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंगक। याद रखना इस बात को। बताओ तो पूछेंगे कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, तो कहना पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। एकदम मोस्ट वीवीआई पॉइंट सब है, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव सीधे समझो। बढ़िया से समझ गया तो ऑब्जेक्टिव तुम्हारे एग्जाम में बनेगा। अब बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव उतना आसान नहीं होता है कि तुम देखते ही बना दोगे। इसमें ऐसा ऐसा घुमा फिरा के पूछेगा कि तुमको लगेगा कि पढ़े हैं, लेकिन कन्फ्यूजन तुम्हारे अंदर में पैदा होगा। इसलिए एक एक बात को समझो, प्रैक्टिकली के साथ समझो, फिगर के साथ समझो, परिभाषाएं के साथ समझो, उसका एग्जाम्पल बढ़िया से समझो, तब जाके तुमको ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। नहीं तो ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का इतना आसान नहीं होता बनाना। ठीक है? तो चलो अब उसी के लिए तुमको आसान करने के लिए, आसान बनाने के लिए, जो भारी तो होता ही है, आसान बनाने के लिए इस प्रक्रिया से हम तुमको बता रहे हैं। ठीक है? तो बताओ प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? पत्ती को। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? तो हरित लवक को। अब हरित लवक न रहेगा तो पता है ना क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट। क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट भी रह सकता है। ठीक है? तो चलो ये भी क्लियर हो गया। समझ में आ रहा है ना हम क्या बता रहे से? अब समझना क्या है, समझो ध्यान से कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, जब प्रकाश संश्लेषण होता है उसके दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो तुमको पते है, हम तुमको पीछे हम बताए थे क्वेश्चन में, पत्ती वाला में देखा था, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रहा था तो उसमें जो ग्लूकोज बन रहा था, ऑक्सीजन बन रहा था, उसमें से ऑक्सीजन क्या है? मुक्त हो रहा था ना। तो यही बात है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पूछेगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान क्या मुक्त होता है? तो कहना कि ऑक्सीजन मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? तो ऑक्सीजन मुक्त होता है। आ गया समझ में? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट है, पत्तियों की बाहरी त्वचा में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं। बताओ, ये क्वेश्चन आएगा कि पत्तियों की बाहरी त्वचा में क्या पाए जाते हैं, क्या मौजूद रहते हैं? तो रंध्र, और रंध्र को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। तो याद रखना कि पत्तियों की बाहरी त्वचा में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा, जो रंध्र जो होता है, पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हम अपनी आंखों से ही, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। हमको माइक्रोस्कोप लगाकर उस पत्तियों को अगर हम देखेंगे तो उस पत्तियों में क्या मिलेगा? हमको छोटा छोटा रंध्र मिलेगा, छोटा छोटा छिद्र दिखाई देगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोमाटा हमको दिखाई देगा। अब वो स्टोमाटा जो दिखाई देता है, रंध्र दिखाई देता है, ये रंध्र क्या करता है? तो यह रंध्र से, यही रंध्र के द्वारा, इन्हीं रंध्र के द्वारा पत्तियां CO2 को ग्रहण करती है, क्योंकि उसका प्राणवायु तो यही ना है। उस CO2 को क्या करेगी? ग्रहण करती है। और O2 को क्या करती है? जो तुमको पता होना चाहिए कि O2 जो बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान, किसमा है निकलता है, किधर से निकलता है? तो यही रंध्र से निकलता है। याद रहेगा? किधर से निकलता है बताओ तो? यही रंध्र से निकलता है। यही रंध्र से O2 निकालता है और CO2 लेता है। यानी पेड़ पौधा का जो प्राणवायु है क्या है बताओ तो? CO2 है। तो CO2 इसी रंध्र के द्वारा लेता है और इसी रंध्र के द्वारा O2 क्या करता है? छोड़ता है। तो समझ में आ गया? तब बताओ, क्वेश्चन कहा जाएगा कि बताओ तो पत्तियों में CO2 और O2 का आदान प्रदान, आदान प्रदान, आया प्रदान किया, आया प्रदान किया, तो आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे रंध्र के द्वारा। ठीक है? सूक्ष्म सूक्ष्म रंध्र होता है, इसी के द्वारा। ठीक है? चलो तो अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता है। देखो, पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता है, लेकिन तुम सब जब तुम गूगल पर जाओगे ना, चेक करोगे तो मैं कहता है कि ना, रंग महत्व रखता है। ठीक है? तो गूगल
कोई सब चीज़ एकदम राइट आंसर देने वाला चीज़ नहीं, वो हमरे तोरे जैसा इंसान उसको क्या करता है, अपडेट करता है। ठीक है, तो बुक में तो कहता है, लाइनिंग में हमने पढ़ा है बुक में कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता है, सिर्फ उसके अंदर में क्या होना जरूरी है, क्लोरोफिल अगर हो गया तो समझ जाइए कि वह पेड़ पौधा का जो होता है पत्तियाँ में अगर क्लोरोफिल अगर है तो समझ जाइए कि वह क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। समझ में आया? तो ये चीज़ है इसमें, बुक में ये कहता है। लेकिन गूगल पर कहेगा, अगर गूगल पर कहोगे, सर्च करोगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे का रंग महत्व रखता है, तो पर कहेगा हाँ रखता है। ठीक है, तो वो बात अलग है, समझो। लेकिन हमको तो बुक से चलना है। बुक में ये बात कहता है कि पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता है, क्योंकि सब पौधे का रंग अलग अलग होता है। बस उसके अंदर होना क्या चाहिए बताओ तो, उस पत्तिये के अंदर में अगर क्लोरोफिल मिल जाएगा, क्लोरोफिल अगर होगा तो पता है ना प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य के प्रकाश चाहिए, यही से ना हमको चाहिए। ये सब मिल गया तो हम सब क्या कर सकते हैं, हम सब कह रहे हैं पेड़ पौधा क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये चीज़ है, ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये पॉइंट कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब चलो अगला है, क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई। देख लो, एक बात यहाँ आया, तीन गो बात याद रखना। एक यहाँ है, प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं तो पत्तियों को, प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं तो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट को, और प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं तो क्लोरोफिल को। क्लियर? बताओ तो क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, तो क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहेंगे, और क्लोरोप्लास्ट को क्या कहेंगे तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कहेंगे, और पत्तियों को क्या कहेंगे तो प्रकाश संश्लेषी अंग कहेंगे। तीन गो बात हमेशा दिमाग में हटाना। प्रकाश संश्लेषी अंग कह रहा है तो पत्ती, प्रकाश संश्लेषी अंगक कह रहा है तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, और प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जा रहा है तो पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। ज़्यादातर तुमको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। तो बात समझ में आ रहा है ना? चलो आगे फिर बात को समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो चरणों में होती है। देख लो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरण में होती है? दो चरण का नाम इसलिए बता रहे हैं कि कोई प्रकाश संश्लेषण ऐसा चरण में होता है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति नहीं है, यानी में प्रकाश की उपस्थिति नहीं है। तुम कहेगा प्रकाश संश्लेषण बोल रहा है, प्रकाश की उपस्थिति नहीं है। तो बात को पहले समझो, समझ जाएगा तब क्लियर होगा। तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? दो चरणों में। पहला चरण का नाम है प्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक है, और दूसरा चरण का नाम है अप्रकाशीय अभिक्रिया। पहला चरण का नाम क्या है? प्रकाशीय अभिक्रिया, और दूसरा चरण का नाम है अप्रकाशीय अभिक्रिया। तब प्रकाशीय अभिक्रिया क्या है? तो जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है अभिक्रिया उसको प्रकाशीय अभिक्रिया, और जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है अभिक्रिया ओकरा क्या कहते हैं? अप्रकाशीय अभिक्रिया। समझ में आया? तो हम पूछेंगे प्रकाशीय अभिक्रिया कितने चरण में पूछेंगे कि अब तुमसे हम पूछेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कितने चरणों में पूरा होता है। तब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी क्रिया कितने चरण में पूर्ण होता है? दो चरण में। पहला चरण का नाम प्रकाशीय अभिक्रिया, दूसरा चरण का नाम अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो समझ में आ गया? अब चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब इस प्रक्रिया की खोज, ये जो प्रक्रिया चल रहा है प्रकाश संश्लेषण वाली प्रक्रिया जो दो चरणों में होती है, इस प्रक्रिया की जो खोज करने वाला है, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होता है पेड़ पौधा में, इसका जो खोज करने वाला है वो है साइंटिस्ट का नाम वंश नामक। ठीक है, वंश नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कब किया था? तो 1898 में, 1898 में किया था, वंश नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो ये उतना नहीं पूछा जाता है, ये उतना है नहीं। अब चलो आगे समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उपोत्पाद बताओ। सबसे अंतिम उपोत्पाद क्या है जो बाई प्रोडक्ट बन के निकलता है बाहर? तो अंतिम उपोत्पाद यानी उपोत्पाद नाम सुनते ही कहना कि उपोत्पाद का मतलब होता है बाई प्रोडक्ट जो बनने के बाद निकलता है। तो वो क्या है बताओ तो? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। तो बात समझ में आ रहा है? फिर अगला है प्रकाश संश्लेषण में O2 यानी ऑक्सीजन जल से निकलता है। बताओ, हम कहे थे कि पेड़ पौधा में जब खाना बनता है तो में जलो बनता है। तो जल में तुमको पता है ना H2O है कि नहीं? तो जल लेके भी बनाता है,
जल बनता भी है और जल ले ही के बनाता ना होता 6CO2 और प्लस कितना H2O 12 H2O। तो H2O तो लेता है ना, तो यही H2O लेने से उसके अंदर से अब H2O में बताओ ऑक्सीजन की मात्रा हाई है, इसीलिए पेड़ पौधा में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो में ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो पूछेगा ऑक्सीजन कहाँ से आता है, पेड़ पौधा में ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो कहना कि पेड़ पौधा में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें ऑक्सीजन जो आता है जल से निकलता है। कहाँ से निकलता है, जल से निकलता है। समझ में आ रहा है। अब देखो अगला पॉइंट है, सबको बढ़िया से ध्यान से एकदम एक एक बात को पढ़ना समझना। प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक लाल रंग एवं सबसे कम हरे रंग का प्रकाश का उपयोग होता है। देखो सबसे ज़्यादा किस रंग का उपयोग होता है, तो ध्यान रखना प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक लाल रंग का उपयोग होता है। याद रखना, जो मॉर्निंग का जो प्रकाश होता है, देखता ही है कि आँख के सामने एकदम क्षितिज के सामने रहता है, तो उस समय और प्रकाश, तुमको पता है कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, तो 7 गो रंग में से और प्रकाश जब आँख के सामने एकदम क्षितिज के सामने रहता है तो और प्रकाश रिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी गायब हो जाता है, न दिखता है। लाल प्रकाश है जो हमको क्या करता है, दिखता है। फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर में पढ़ाएंगे तुमको कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, तो उस समय क्लियर हो जाएगा। तो बस यहाँ पर सिर्फ ये समझो कि जो सुबह और शाम के टाइम में जो लाल रंग होता है प्रकाश संश्लेषण में उस टाइम ज़्यादा उपयोग करता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा किस रंग के प्रकाश का उपयोग होता है, तो लाल रंग के एवं सबसे कम हरे रंग के प्रकाश का क्या होता है, उपयोग होता है। बताओ 7 रंग से जो बना हुआ है वो 7 रंग याद है कौन कौन होता है, ठीक है। और में एगो ट्रिक है, विव गयोर इंग्लिश में अगर कहे तो वी का मतलब होता है वायलेट, ठीक है, जिसको हम सब क्या कहते हैं बैगनी। और आई का मतलब होता है इंडिगो, इंडिगो मतलब होता है जामुनी, ठीक है। बी मतलब होता है ब्लू, ठीक है। फिर जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब रेड। तो ऐसे कर कर उसमें है तुम्हारा 7 रंग, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो समझ में आया ये सब पॉइंट। तो ये सब काफ़ी मोस्ट VVI पॉइंट तुम्हारे सामने रखे हैं कि चलो इससे तुम बढ़िया से पढ़ के समझ कर ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी अच्छे कर सकते हो। तो चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, इसके आगे क्या है पढ़ना। चलो समझना यहाँ बढ़िया से, चलो देखो समझो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझना बढ़िया से। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण, बताओ तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है, बताओ बउआ। NCERT प्रश्न है, ठीक है। NCERT के किताब का ये प्रश्न है, समझना बढ़िया से। क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है। तो तुमको तो पते हुआ था, हम रासायनिक समीकरण में बताइए दिए थे कि आवश्यक कच्ची सामग्री मतलब होता है पेड़ पौधा लेता पहले क्या क्या है, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कुछ न कुछ पहले लेता होगा, वही है उसका कच्ची सामग्री। तुम सब भी भोजन बनाते हो, घर पर भोजन बनाए हो, तो भोजन बनाने से पहले कुछ कुछ जुगाड़ करता है। अगर मान के चलो कि हमको बनाना है आज खिचड़ी, तो खिचड़ी के लिए क्या क्या करोगे, चावल ले लेंगे, दाल ले लेंगे, नमक ले लेंगे, थोड़ा हल्दी ले लेंगे, तेल भी रखते हैं थोड़ा सा, पानी भी ले लेंगे, चूल्हा चौकी सब जुगाड़ करना होगा। इस जो लिया है एकरे कहते हैं आवश्यक कच्ची सामग्री। आवश्यक एकरा बिना हो पाएगा, यही है तुम्हारे कच्ची सामग्री, ठीक है। आया समझ में, ये सब तुम्हारा क्या है। तो सेम इसी को उठा के इस क्वेश्चन को समझो, जब बताए हैं समझाए हैं, इसी को समझो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है एवं पौधा इसे कहाँ से प्राप्त करेगा। हम सब है चावल हम पौधा से प्राप्त कर लेंगे खिचड़ी बनाने के लिए, दाल भी पौधे से प्राप्त हो जाएगा, नमक हम मार्केट से ख़रीद के लाएंगे, क्या तेल भी मार्केट से हम ख़रीद के लाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ जो देख रहे हो, पानी उनी हम घर में से यूज कर लेंगे कल से। तो ये सब जो तुम लाते हो तो इसे बता रहे हो ना कि हम यहाँ से लाए हैं, पौधा कहाँ से लेता है उसको बताना है, ठीक है। तो ये जो हल्दी मिर्चाई ये सब जो होता है ना, पौधा का नहीं है आवश्यक कच्ची सामग्री। पौधा के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है, तो सुनो क्या है। तो कच्ची सामग्री समझ में आया,
हम तुमको कच्ची सामग्री के बारे में बता रहे हैं कि समझो कच्ची सामग्री केकरा कहते हैं। ठीक है, बच्चा क्वेश्चन को नहीं समझ पाता है तो वो आंसर क्या करेगा। तो क्वेश्चन को पहले समझो। तो क्वेश्चन समझ में आया कि प्रकाश संश्लेषण जब पेड़ पौधा करता है तो उसके लिए आवश्यक कच्ची सामग्री सब क्या है, एवं पौधा इसे कहाँ से प्राप्त करता है। तो बात समझ में आ गया। एनसीईआरटी प्रश्न पूछल क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है। दूसरा, इसी को हम देखा गया है कि कैसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है। यानी जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस क्रिया करने के लिए, उसको क्रिया करने के लिए कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है वो हम लिखेंगे। तो इसमें भी तो वही चीज़ है ना कि आवश्यकता कितने चीज़ों की होती है, इसका मतलब वही आवश्यक कच्ची सामग्री है ना पूछा जा रहा है। इसमें भी क्या पूछा जा रहा है, आवश्यक कच्ची सामग्री, तो वही चीज़ है। तो देखो अगर ये कहेगा क्वेश्चन तो इसको ऐसे करके लिखेंगे, और ये बोलेगा क्वेश्चन तो इसको ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे निम्नलिखित पदार्थों से प्राप्त करते हैं। बताओ समझ में आया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री का है ना, ये क्वेश्चन रहेगा तो इसको ऐसे करके आंसर देंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है एवं पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो क्या कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा निम्नलिखित पदार्थों से प्राप्त करते हैं, निम्नलिखित पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अगर ये क्वेश्चन कहेगा तो कैसे जवाब देंगे, तो नीचे वाला जैसे। तो बताओ ये क्वेश्चन कहेगा तो ऐसे दे देंगे, समझ में आया। चलो इसको हम देख कर तब क्या कहेंगे कि बताओ प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे निम्नलिखित पदार्थों से प्राप्त करते हैं। पहला, पर्णहरित या क्लोरोफिल। ये जरूरत है कि नहीं, आवश्यक कच्ची सामग्री में सबसे पहले जरूरत ही है। पौधा इसे कहाँ से प्राप्त करता है, तो बताओ यह पत्तियों में पाया जाता है। ये कहाँ से प्राप्त करता है, पत्तियों में पाया जाता है। हम चित्र बताए थे, मैं देखा था अंदर में क्लोरोफिल बताए थे। दूसरा बात क्या है, क्योंकि एक ही तक अच्छी सामग्री नहीं है, और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कहाँ से प्राप्त करता है, तब पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, समझ में आ रहा है ना। अब बताओ जल, जल भी तो है। अब जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, तब पौधे इसे भूमि से प्राप्त करते हैं। पौधे इसे कहाँ से प्राप्त करते हैं, ऐसा ही लिखना, तुम्हारा एकदम नंबर 1 भी ना कटेगा, और सुंदर राइटिंग में लिखो। चौथा, सूर्य का प्रकाश की भी तो जरूरत है। तो सूर्य की प्रकाश पौधा इसे कहाँ से प्राप्त करता है, तो सूर्य से प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है, सूर्य से प्राप्त करता है। तो समझ में आ गया, तो ऐसे लिखेंगे। अब तुम लोगों का है कि अब सेकेंड क्वेश्चन मान के चलो ये पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो उसको आंसर कैसे करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित 4 चीज़ों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो 4 गो चीज़ कौन है, तो देखो ये भी 4 गो चीज़ सामने लिख दिए। पहला क्या है, पर्णहरित या क्लोरोफिल। बताओ यह पत्तियों में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। तीसरा, जल, पौधे इसे भूमि से प्राप्त करते हैं। चौथा, सूर्य का प्रकाश, पौधा इसे सूर्य से प्राप्त करते हैं। ऐसे करके हम इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। तो बताओ समझ में आया। ये कहेगा तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, ये कहेगा तो ऐसे ही लिखेंगे, बस ये वाली बात जो है चेंज रहेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो कितना बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आएगा एग्जाम में तो जवाब देना। ठीक है, एनसीईआरटी प्रश्न है, बढ़िया से समझना। अब हम तुम लोगों को एक बात पढ़ाए थे कि पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं। बताओ, 1 लाइन में बताए थे कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। अब कहेगा क्यों कहते हैं, क्यों का जवाब दो, क्यों का जवाब दो तो 2 नंबर का बनेगा। क्यों कहते हैं तो सुनो, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। बताओ क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो
सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। बताओ सूर्य के प्रकाश को क्या करता है। अब बताओ पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। इसलिए क्या कहेंगे कि इसलिए पत्तियों को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। अब समझ में आया। क्वेश्चन का प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है, तो कहना क्योंकि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, तो कहना क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और जो सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल क्या करता है, अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल क्या करता है, अवशोषित करता है। इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। इसलिए पत्तियों को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। तो बताओ समझ में आया इतना। चलो क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या है समझो बढ़िया से ध्यान से कि स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण बताओ, स्वपोषी पोषण पढ़ा था ना कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उस पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है। उनमें कुछ आवश्यक परिस्थितियां सब है। वो आवश्यक परिस्थितियां सब कौन सी है कि ओकरा बिना वो स्वपोषण हो ही नहीं सकता है। एकदम आवश्यक है, ये जरूरी एकदम है। वो आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और इसके उपोत्पाद क्या है और उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट के रूप में आता है वो क्या है। ठीक है, तो समझो आवश्यक परिस्थितियां स्वपोषण के लिए क्या क्या है। तो लिखेंगे एक लाइन। पता है कि क्वेश्चन का आंसर का थोड़ा सा अच्छा ढंग से दिखे, निम्न दिखने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित है। एकदम आवश्यक परिस्थितियां होना चाहिए, एकरा बिना ही स्वपोषण होना ही नहीं है। अगर ये ना रहेगा तो स्वपोषण होगा ही नहीं। इसके लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या सब है। पहला नंबर, सूर्य के प्रकाश के बिना क्या प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा। क्या स्वपोषण जो पौधा होता है जो स्वपोषण करने की क्षमता रखता है वो बिना सूर्य के प्रकाश से कर पाएगा। तो बताओ ये आवश्यक परिस्थितियां हैं कि नहीं। तो एकदम जरूरी है कि सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। अगला है पर्णहरित या क्लोरोफिल। बताओ एकरा बिना तो प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा। सूर्य के प्रकाश केकरा कौन अवशोषित करेगा सूर्य के प्रकाश को, पर्णहरित रहेगा तब ना सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा। बताओ कार्बन डाइऑक्साइड प्राणवायु उसका लिए, पेड़ पौधा के लिए ही बताओ ये ना लेता है उसा। हम सब जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो पेड़ पौधा लेता है। बताओ H2O भी तो उसके लिए ज़रूरी है कि नहीं। बताओ खनिज लवण भी उसके लिए ज़रूरी है कि नहीं है। तो खनिज लवण भी उसके लिए एकदम क्या है। तो बताओ इस सब पोषण करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं कि नहीं। एकरा बिना पेड़ पौधा काम कर पाएगा। तो यही सब आवश्यक परिस्थितियां सब है। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम वाला है। तो अगर आएगा तुम्हारे सबके टाइम में तो जवाब दे देगा। चलो क्लियर। अब इसमें एक और बात पूछा था, उसके उपोत्पाद क्या है। तो लिखेंगे कि स्वपोषी पोषण के उपोत्पाद यानी वो बनाता क्या क्या है। यानी कि तुमको रासायनिक समीकरण बताए थे, याद है प्रकाश संश्लेषण के। और उसके बाद रासायनिक समीकरण में तुमको बीच में तीर आया था और तीर के बाद वो साइड जो बना था वो क्या बना था, वही उसका उपोत्पाद है। लिख दो स्टार्च यानी शर्करा, जिसको हम क्या कहे थे, ग्लूकोज कहे थे कि C6H12O6 बनाया था। फिर कहे थे कि H2O भी बनाता है, तो देख लो यहाँ जल भी बनाया हुआ है। और लास्ट में हम कहे थे कि ऑक्सीजनो बनाता है तथा क्या O2। तो यही तो उसका उपोत्पाद है। यानी तीर के ओ पार वाला लिखना है। ठीक है, ए पार वाला ईसा है और तीर पर रहता ये दोनों। तुमको पता है कि नहीं। तो यही सब चीज़ है। तो एक ही चीज़ है, कहे ना जो पढ़ा है शुरू से पढ़ते आ रहे हो प्रकाश संश्लेषण टॉपिक से, वही सब चीज़ है। बस तरीका सिर्फ अलग करते जा रहा है पूछने का, यही होता है। इसलिए कहते हैं डीपली पढ़ लो, फिर कोई नया तरीका से क्वेश्चन कर देगा तो तुम ही ना करना कि ना पढ़े, जवाब सब वही रहता है। समझो बात एक ही है, तरीका अलग अलग करके पूछने का है। चलो अब समझना आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, यह भी क्वेश्चन तुम्हारा NCERT है और पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, यानी हम प्रकाश संश्लेषण टॉपिक पढ़ रहे हैं, इतना देर से क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण पढ़ लिए, उससे जो रिलेटेड आज तक क्वेश्चन क्या क्या बना वही हम तुमको पढ़ा रहे हैं। अब तुम्हारे सामने है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन घटनाएं होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कुछ घटना घटता है, कौन कौन सी घटना घटती है वो बताना है। फिर इसी को दूसरे तरीके से भी पूछा गया, क्योंकि आंसर वही चीज़ है, तरीका चेंज कर दिया। क्या कह दिया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को समझाइए। यानी जब प्रकाश संश्लेषण करता है पेड़ पौधा तो उसकी पूरी प्रोसेस बताइए, उसकी पूरी क्रिया विधि को समझाइए।
ठीक है। वही क्रियाविधि को क्या कहेंगे कि हमें कौन कौन घटना घटता है वो हमको क्या करना है, बताना है। तो बस यही कहेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलो अब इसको आंसर करते हैं समझना। तो चलो अब इसका आंसर समझो बढ़िया से कि क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती रहती है। यानी हम तुमको एक आंसर नहीं देंगे, कई आंसर देंगे कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो एक दो घटनाएं नहीं घटती है। ठीक है, कितनी घटनाएं घटती है, निम्नलिखित घटनाएं घट रही है। यहाँ पर सामने तुम सब ध्यान से देखना कि कौन कौन सी घटनाएं घट रही है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटती है। जैसे पहला नंबर है तुम्हारा कि क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। देखो प्रकाश संश्लेषण होता है तो सबसे पहले घटना यही घट रही है कि जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर आती है तो जब पेड़ पौधा की पत्तियों पर पड़ता है तो पेड़ पौधा के पत्ती में क्या पाया जाता है, हरित लवक में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तुमको पता होगा। तो क्लोरोफिल के द्वारा जो होता है वो प्रकाश की ऊर्जा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पहला नंबर घटना यही घट रहा है कि क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या करना, अवशोषित करना। ठीक है, याद रखना कि क्वेश्चन क्या है, समझ में आया ना बढ़िया से, कि प्रकाश संश्लेषण होता है उसके दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बहुत सारे घटनाएं घटती है। वह घटना, इसका मतलब यही है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या होता है, कैसे पेड़ पौधा खाना बनाता है, वही हमको आंसर करना है। तो सबसे पहले क्या करता है पेड़ पौधा, देख लो दूसरा नंबर में भी तो यही है, प्रकाश संश्लेषण की निम्न क्रियाविधि। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को भी समझाना है कि उसका जो है क्रियाविधि कैसे होता है। यानी खाना पीना जब बनाता है पेड़ पौधा तो कैसे बनाता है, वही हमको एक एक स्टेप में बताना है कि कैसे खाना बनाता है। तो पहला नंबर तो यही है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे में जो पत्तियां होती है और पत्तियां में हरित लवक के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, दूसरा नंबर घटना घटता क्या है कि प्रकाश ऊर्जा, जिसको कौन ऊर्जा कहते हैं, विकिरण ऊर्जा, क्योंकि वह किरण के रूप में आती है। तो विकिरण ऊर्जा को क्या चीज में कन्वर्ट कर देता है, रासायनिक ऊर्जा में उसको क्या कर देता है। ठीक है, यानी बदल देता है। देखो लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब हुआ कि दूसरा नंबर घटना यही घटता है कि प्रकाश ऊर्जा जो विकिरण ऊर्जा है उसको किस ऊर्जा में बदल देता है, बताओ तो रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन गया तुम्हारा। क्या ऑब्जेक्टिव बन गया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो रासायनिक क्रिया होती है, विकिरण ऊर्जा जो आती है, एक ऑब्जेक्टिव बन गया। ध्यान से समझना। कहेगा क्या क्वेश्चन में कि जब सूर्य का प्रकाश नीचे आता है यानी विकिरण ऊर्जा आता है तो प्रकाश संश्लेषण में कौन ऊर्जा में बदल देता है, तो कौन ऊर्जा में, तो रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो एक आंसर यहाँ से समझ में आ गया। तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ये सब एक एक बात याद रखना, जब हम तुमको ऑब्जेक्टिव पूछेंगे तो उस समय यही सब बनेगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कहीं दूसरे जगह से नहीं आता है, बढ़िया से थ्योरी पढ़ोगे तो एक एक बात तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या है इसका आंसर। ठीक है, एक्स्ट्रा इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ नहीं पढ़ना होता है, इतना ध्यान रखना। थ्योरी पढ़ो बढ़िया से, एक एक ऑब्जेक्टिव उसी में से बन जाएगा। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ बन गया कि प्रकाश ऊर्जा यानी विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तब प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है तो विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो दूसरा बात भी समझ में आ गया, ये दूसरा घटना घटता है। तीसरी घटना घटता है कि जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन कर देता है। बताओ जल, जल का सूत्र क्या होता है, अगर हम तुमको कहे जल का सूत्र क्या होता है तो बताओ तो H2O। H2O में बताओ H मतलब O मतलब, तो बताओ खुद ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है, ये है। तो जब पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें ये भी घटना घटता है कि जल जो H2O का सूत्र के रूप में आता है, यानी जल जो है H2O, उसको प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस रूप में अपघटन कर देता है। तो अपघटन का मतलब है उसको खंडी खंडी में क्या करना, तोड़ देना। तब बताओ किस में टूटेगा, जिससे वो बना हुआ है उसी से अलग अलग हो जाएगा। तब बताओ H2O यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो इसलिए जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या कर दे रहा है, अपघटन कर रहा है। तो तीसरा बात भी समझ में आ गया। पूछेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अणुओं को क्या करता है,
तो कहना अपघटन करता है। तो हम कहेंगे किस किस में अपघटन करता है, तो कहना कि जल का अणु तो H2O होता ही है, यानी कि जल तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, तो उसी में न तोड़ेगा, हाइड्रोजन और किस में, ऑक्सीजन में। तो बात समझ में आ गया। अगला बात है समझना बढ़िया से, क्या है, चौथा नंबर है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। बताओ, पेड़ पौधा के प्राणवायु कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी तो जो छोड़ता है वही वो क्या करता है, लेता है। अब वो जो लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है पेड़ पौधा, उसको वो किस में अपचयन करता है, कार्बोहाइड्रेट में वो क्या कर देता है, अपचयन कर देता है। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में क्या कर देता है, अपचयन कर देता है। तो बताओ, चौथा नंबर बात समझ में आया। तो ये तो 2 नंबर लाइक है, ये और भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही रहने दो। क्या बात समझ में आया हम जो बताए से, बताओ तो क्वेश्चन क्या था। हाँ, और फिर इसी को कहे थे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को समझाइए, तो लिख दिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं घटती हैं। ठीक है, चाहे क्रिया विधि अगर पूछेगा तो लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की निम्न क्रिया विधि है। तो क्या जवाब देंगे बताओ, तो जवाब यही देंगे सबसे पहला नंबर कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या करना। तो पहला घटना यही घटता है, चाहे यही क्रिया विधि है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या कर लेना, अवशोषित कर लेना। समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा का है कि प्रकाश ऊर्जा यानी विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करना, बदल देना। जो विकिरण ऊर्जा यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब प्रकाश ऊपर से आती है, तो विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में वो बदल देता है। फिर है जल के अणुओं को वो क्या कर देता है, बताओ तो, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजनों में अपघटन कर देता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या कर देता है, अपचयन कर देता है। तो यही सब घटनाएं प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटती है। तो क्या समझ में आ गया, यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो जवाब दे देगा, तो बढ़िया से पढ़ लो, आता भी है एग्जाम में तो जवाब दे देना। अब अगला क्वेश्चन है, देखो एक बात लिखा हुआ है, नोट में पढ़ो। तो नोट में क्या लिखा हुआ है कि मरुस्थलीय पौधा, क्या लिखा हुआ है, मरुस्थलीय पौधा मतलब समझते हो ना, जहाँ के जमीन मरु है यानी मर चुका है, वहाँ पर एक कांटा के आकार के एक कांटे वाले पौधे उगते हैं, जिसका नाम क्या है, नागफनी। ठीक है, ऐसे रहता है वो, और उस पर कांटे की तरह रहता है, ना कांटे कांटे बहुत रहेगा, व्हाइट व्हाइट एकदम लंबा लंबा कांटे रहता है। तो वो नागफनी है, रात्रि में क्या लेते हैं। अब बताओ, पेड़ पौधा ये जो तुमको पर्यावरण में दिख रहा है, पेड़ पौधा ये सब रात्रि में उल्टा क्रिया करने लगते हैं, ये सब ऑक्सीजन लेने लगते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधा ऐसे होते हैं कि रात्रि में उल्टा क्रिया करते हैं, यानी रात्रि में क्या लेने लगते हैं, बताओ तो, ऑक्सीजन लेने लगते हैं। ठीक है, लेकिन नागफनी एक ऐसा है जो रात्रि में क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। तो CO2 लो तो हमको से कोई घाटा थोड़ी है, क्योंकि हम तो CO2 हम अपने ऑक्सीजन के बाद जो नाक के द्वारा छोड़ा जाता है उसे क्या है, CO2 है, उसमें और भी गैसेस मिला हुआ है। तो CO2 की जो मात्रा शरीर से जो बाहर निकल रही है, ये सब कौन लेता है, पेड़ पौधा लेता है। तो एक है यहाँ पर कि नागफनी जो है रात्रि में भी क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। तो बताओ, इतना समझ में आ गया। चलो, तो ये क्लियर हो गया। अब तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण ही ना टॉपिक चल रहा है, बताओ तो टॉपिक का नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण जो टॉपिक चल रहा है, तो उसमें और क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आज का क्वेश्चन क्या आया है और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो समझो यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश, क्या लिखा हुआ है, देखना यहाँ क्वेश्चन है तुम्हारा, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है। बताओ, सूर्य का जो प्रकाश है किस प्रकार के पोषण के लिए क्या है, बताओ तो, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के पोषण, किस प्रकार के न्यूट्रिशन के लिए क्या है, आवश्यक है। बताओ, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहले समझना कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो किस प्रकार के खाना पीना के लिए आवश्यक है। तो सूर्य के प्रकाश से तो हम सब नहीं ले सकते हैं ना खाना पीना, हम सब क्या, हमारा सब में क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेगा और हम सब खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। तो वही क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है, तो किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है। तो पोषण कितने प्रकार के, एगो स्वपोषी है, एगो
परपोषी। अब स्वपोषी क्या होते हैं? जो खुद अपना भोजन तैयार करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। आया समझ में? तब बताओ, अब परपोषी होते हैं कि उसको इस सब की जरूरत नहीं पड़ता, वो दूसरे पर निर्भर होकर अपना भोजन तैयार करते हैं। तो किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है? बताओ, स्वपोषी प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है या परपोषी? तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन अगर तुम्हारे एग्जाम में अगर आ गया तो बना देगा। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है। तो लिखेंगे सूर्य का प्रकाश स्वपोषी, देख लो ऑटोट्रॉफिक लिखा हुआ है ना, पोषण के लिए एकदम क्या है? आवश्यक होता है। बस क्लियर हो गया। एक लाइन में हम पहले लिख दिए कि सूर्य का प्रकाश स्वपोषी पोषण के लिए एकदम क्या है, यानी ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया तो एक लाइन एकदम इसका राइट आंसर जो होने वाला एक लाइन में लिखेंगे, और तब इसके बाद थोड़ा मोड़ा इसके बारे में लिखेंगे कि स्वपोषी क्या होता है। ठीक है, तो बताओ इतना समझ में आया कि सूर्य का प्रकाश जो है स्वपोषी पोषण के लिए क्या है? आवश्यक है। क्वेश्चन क्या था कि सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक होते हैं? तो स्वपोषी, सूर्य का प्रकाश स्वपोषी पोषण के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। तो इसका आंसर समझ में आ गया। अब देखो इस प्रकार के पोषण में, किस प्रकार के पोषण में? स्वपोषी आकार के पोषण में। तो बताओ इस प्रकार के पोषण में हरे पौधे, बताओ क्या लिखा हुआ है? हरे पौधे और कुछ अन्य जीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, बताओ अन्य जीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं क्या करते हैं? बताओ, स्वपोषी यही ना करता है कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं क्या करते हैं? बनाते हैं। तो बताइए समझ में आ गया आंसर? तो चलो आगे बढ़े। समझ में आया है? कोई है इसको कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमको समझ नहीं आया, हमको बताइए फिर से। अरे आया पीछे से समझ में सबको? पीछे दिखाई नहीं दे रहा है, उधर पीछे समझ में आ रहा है सबको? हाँ चलो ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन क्या बना इस प्रकाश संश्लेषण से, पढ़ो तो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है कि हरित लवक, क्वेश्चन क्या है? हरित लवक से है। हरित लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ तो? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो कहा गया है कि हरित लवक के किस भाग में, हरित लवक के कौन से भाग होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो बताओ, याद रखना क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। हरित लवक के किस भाग में, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, 2 नंबर में भी पूछा गया है कि हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो लड़का कहेगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है प्रकाश संश्लेषण, न कि ओकरे में। ठीक है, तो याद रखना क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। ठीक है, लेकिन किस भाग में हरित लवक, क्योंकि हरित लवक का जो आकार होता है अंडाकार होता है। याद रखना किताब में इसका तुम चित्र भी देख सकते हो, एक पत्तियों को जो है पूरा अंदर के भाग को चित्र के द्वारा समझाया है। ठीक है, तो हरित लवक के जो आकार होता है लगभग किस आकार के होता है? अंडाकार आकार का होता है, जो पत्ता में जो होता है। ठीक है, तो याद रखना हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो हरित लवक के थाइलेक्वाइड, बताओ तो क्या लिखा हुआ है? थाइलेक्वाइड, जिसको हम सब इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। तो ज़्यादातर थोड़ा ग्रेना मिलेगा। याद रखना ज़्यादातर तुमको क्या मिलेगा? ग्रेना मिलेगा। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ तो? थाइलेक्वाइड। याद रखना क्या है? थाइलेक्वाइड यानी ग्रेना, जिसको ग्रहणी भाग, क्या है? ग्रहणी भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ज़्यादातर यही मिलेगा तुमको। ठीक है, कि हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो याद रखना थैलेक्वाइड या ग्रेना, यही जो भाग है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब आ गया समझ में? अब थोड़ा सा इसके बारे में लिख देते हैं कि थैलेक्वाइड क्या होता है, जिसको ग्रेना बोलते हैं। तो थैलेक्वाइड में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब समझो, अब थैलेक्वाइड में क्या पाया जाता है? अब समझ में आया? थैलेक्वाइड में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को वही क्या करता है? अवशोषित करता है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या करता है? संचालित करता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को वो क्या करेगा? संचालित करता है। तो क्या बात ये समझ में आया? बताओ तो थैलेक्वाइड क्या है? तो थैलेक्वाइड जो होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यही थैलेक्वाइड में जो होता है ना क्या पाया जाता है?
क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल इसी के थैलेकोइड के अंदर में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषित करता है। जो सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा, वो अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को वो क्या करता है बताओ तो, संचालित करता है कि तुम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हो। अब बताओ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उससे क्या होता है, तो उससे तुमको पता है कि पेड़ पौधा का क्या बनता है, भोजन बनता है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, इस सारा क्वेश्चन जो है ना तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है, जो तुमको प्रकाश संश्लेषण के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ टॉपिक का नाम क्या है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना कि हमारा टॉपिक क्या शुरू है, प्रकाश संश्लेषण। आज तक उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा और क्या क्या इसके अंदर पढ़ना होता है, हर एक बात हम तुमको बताते जा रहे हैं, समझना बढ़िया से। अगला क्वेश्चन फिर है कि हरे पौधे में किस घटक के अभाव में, बताओ हरे पेड़ पौधे होते हैं, ऐसा कौन सी घटना घटता है जेकरा अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। बताओ क्वेश्चन क्या है कि हरे पेड़ पौधे होता है, ऐसा कौन सी घटना घटता है जेकरा अभाव में, अगर वो न रहे उसके अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव ही नहीं है। तब बताओ तो प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या चाहिए। अरे प्रकाश संश्लेषण होने के लिए हरित लवक में क्या चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, तब ना जाके प्रकाश संश्लेषण होगा। तो क्वेश्चन समझ में आया। क्या क्वेश्चन है कि हरे पौधे में किस घटक के अभाव में, ऐसा कौन सी घटना घटती है जिसके अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। तब बताओ हरे पेड़ पौधे में क्लोरोफिल के अभाव में, बताओ ये रहेगा ही नहीं तो प्रकाश संश्लेषण होगा। तोहरा में क्लोरोफिल फिट कर देंगे ना माथवा पर, तो तू हो सा क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। तो है फिट का हो सकता है, इंसान में नहीं हो सकता है। ठीक है, तब तुम्हारे पैर से नीचे से कथी लेगा, जल लेगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास जड़ कहाँ है जो जल लेगा, सटा देने से तुमको क्या जड़ हो जाएगा, तो नहीं। तो ध्यान रखना इस बात को कि हमारा सबके अंदर में तो क्लोरोफिल नहीं है। अगर रहता तो वह छत पर जाते आराम से खड़ा होकर खाना बना लेते और फिर चलाते नीचे से, क्या यह ना होता। तो हम सब में क्या ये संभव है, नहीं। अगर संभव होता तो साइंटिस्ट आज तक जरूर कुछ ना कुछ कैले रहता। आज तक सुने हो कि इंसान धूप में खड़ा हुआ का भोजन तैयार हो गया, ऐसा सुना है नहीं। तब बताइए क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि हरे पेड़ पौधे किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। तो हरे पेड़ पौधे में क्लोरोफिल के अभाव में, किसके अभाव में, क्लोरोफिल के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। अब तुमको क्या आंसर आया, यही ना आया क्लोरोफिल। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, यहाँ भी जो हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ये भी ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। ठीक ना, ग्रेना भाग जिसको थैलेकोइड बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। और 2 नंबर में भी तुम्हारे सामने है कि हरे पौधे में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। तो कहना कि क्लोरोफिल के अभाव में। अब पूछेगा क्लोरोफिल क्या होता है, तो देखो नीचे लिखा हुआ है, 2 नंबर के लाइक इनका लिखना पड़ेगा ना कि हम यहाँ पर क्लोरोफिल बोले हैं, तो क्लोरोफिल हो क्या रहा है क्या। तो कहना क्लोरोफिल एक वर्णक है। क्लोरोफिल क्या है, वर्णक है, जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है। बताओ इतना देर से तो हम यही ना बता रहे हैं, यहाँ भी बता रहे थे कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। कौन प्रकाश ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश को ना। तो क्लोरोफिल एक वर्णक है जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या करता है, संचालित करता है। अवशोषित करके कहता है तुम अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हो। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो क्या होता है, तब पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है। बताओ तब पेड़ पौधा का भोजन क्या है, ग्लूकोज। इसका सूत्र भी एग्जाम में पूछेगा, क्या होता है, C6H12O6, याद रखना। तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ये समझ में आ गया। क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल एक वर्णक है जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को भी क्या करता है, संचालित करता है। तो क्या समझ में आया ये बात। तो चलो अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया।